हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पे हमने अपना लास्ट टॉपिक ख़त्म किया, यानी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी में से कौन सी दो डिडक्शंस हम एनुअल वैल्यू में से माइनस करते हैं टू कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एज वी डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो दैट दो डिडक्शंस जो हम माइनस करते हैं, जिसमें सबसे पहली है लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के लिए ज़रूरी है बिना कहे आप माइनस करेंगे, एंड दैट इज़ 30% ऑफ द एनुअल वैल्यू, एंड दैट इज़ द स्टैट्यूटरी डिडक्शन। क्योंकि ये डिडक्शन हम माइनस करते हैं, इसीलिए कोई भी किसी भी तरह के रिपेयर के खर्चे, इंश्योरेंस के खर्चे, ग्राउंड रेंट के खर्चे हम अलाउ नहीं करते हैं। सो दिस डिडक्शन इज़ गिवन बेसिकली क्योंकि आपको जो प्रॉपर्टी है उस पर कुछ खर्चे करने पड़ते हैं। नाउ द सेकेंड, as I told you, it was interest on the borrowed capital that you have taken for the purchase, construction, repair or any purpose of the house. मैंने कहा था कि यहाँ पे हम दो तरह के इंटरेस्ट लेते हैं. One is the interest related to the current loan. So current year में जो भी आपने पे करा, और दूसरा अगर कोई प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का आपका इंटरेस्ट है, उसकी इंस्टॉलमेंट अगर फॉल करती है आपके पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में, तो आप उसको माइनस करेंगे. लेकिन अगर वो आपके प्रीवियस ईयर में फॉल नहीं करती तो आप उसको माइनस नहीं करेंगे. और ये होता क्या है, कैसे कैलकुलेट होता है, ये हम आगे डिटेल में करेंगे. सो इंटरेस्ट ऑन द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, इसके कुछ स्टेप्स मैं बताने जा रही हूँ जो आप नोट कर सकते हैं. हाउ टू कैलकुलेट द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट. सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड जो आपका इंटरेस्ट है वो कौन सा, यानी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होता क्या है. कैलकुलेट सबसे पहले प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड. एंड व्हाट इज़ द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड? दिस इज़ द पीरियड which is immediately preceding the year in which construction was completed. जिस साल में आपके घर की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है, शुरू नहीं कंप्लीट हुई है, उस प्रीवियस ईयर से पहले के वो सारे प्रीवियस ईयर आपकी इस प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में आएंगे जब आपने लोन लिया हुआ था, आप इंटरेस्ट पे कर रहे थे, लेकिन उन साल में अभी, उन ईयर्स में अभी आपके घर की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई थी. सो दैट विल बी नोन एज द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड. ये साल आपको जानना ज़रूरी है. क्यों? सेकेंड स्टेप देखिए. नाउ सेकेंड स्टेप में वो जो साल आपने निकाल लिए जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की कैटेगरी में आते हैं, अब हर एक साल का आप अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट. वो कैलकुलेट करा, उसके बाद आप क्या करेंगे, उन सबका, वो जितने भी ईयर्स का आपका इंटरेस्ट बनता है सबका करेंगे टोटल. पहले अलग अलग निकाल लिया, फिर आप करेंगे उसका टोटल, और टोटल को आप डिवाइड करेंगे 5 से. क्यों? क्योंकि ये जो आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट है, इसको हम एक बारी में माइनस नहीं करते, एक बारी में राइट ऑफ नहीं करते. दिस इंटरेस्ट, द टोटल इंटरेस्ट इज रिटन ऑफ इन 5 इंस्टॉलमेंट्स. और वो पहली इंस्टॉलमेंट जब आप राइट ऑफ करना शुरू करते हैं इज द ईयर इन विच द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस वॉज कंप्लीटेड. वो पहला साल है, पहले उस साल की एनुअल वैल्यू में से आप इसको माइनस करेंगे और फिर बाद के 4 साल ऐसे आप माइनस करेंगे. तो करंट प्रीवियस ईयर में आपको देखना है कि क्या वो 5 साल में आपका करंट प्रीवियस ईयर आता है. अगर आएगा तो आप माइनस करेंगे, नहीं आएगा तो आप छोड़ देंगे, बिकॉज इट हैज़ ऑलरेडी बीन रिटन ऑफ. सो ये हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल. बट प्लीज़ एक मैं यहाँ पे आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगी दैट दिस क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर 2018-19. लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सारी डेट्स को अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो एक एक साल आगे होंगी. यानी आपका क्योंकि प्रीवियस ईयर 2019-20 है, तो यहाँ पे सारी डेट्स को आप अपनी बुक में चेक करेंगे. तो आप सिर्फ यहाँ पे मेन पर्पस जो मेरा है वो है आप ये समझें हाउ टू कैलकुलेट, दैट इज़ द प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट और द करेंट ईयर इंटरेस्ट. हम ये कैलकुलेट करना हमारा मेन पर्पज़ है. आप अभी मान के, इस क्वेश्चन में ये मान के चलिएगा कि आपका
जो प्रीवियस ईयर है वो 2018-19 है, दो इट इज़ नॉट। आप बुक में चेक करेंगे तो आपको वो करेक्ट समझ आ जाएगा, लेकिन तरीका कैसे कैलकुलेट करने का वो मैं समझा रही हूँ। ये जो आपकी इलस्ट्रेशन है इसमें दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डिडक्टेबल फॉर द प्रीवियस ईयर 2018, जबकि आपकी बुक में अगर आप क्वेश्चन देखेंगे दैट विल बी 2019-20। ओके, एज्यूमिंग द लोन ऑफ 2 लाख, 2 लाख का लोन लिया था आपने, वॉज टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था 12%। ओके, सो ये आपका, अब यहाँ पे 3 तरह की आपको सिचुएशंस दी हुई हैं, हम एक एक सिचुएशन को पहले सिर्फ पढ़ेंगे, पूरी इंफॉर्मेशन उसके बारे में कलेक्ट करेंगे। ए सिचुएशन बच्चे सिर्फ देखिए, ए सिचुएशन में आपको दिया हुआ है डेट ऑफ बोरोइंग ऑफ 2 lakhs, कब 1 अप्रैल 2011। जब भी इनकम टैक्स में इस तरह की डेट्स दी होती हैं, सबसे साथ के साथ आप नोट डाउन कर लो कि इसका प्रीवियस ईयर क्या था, इस डेट का प्रीवियस ईयर, ठीक है, आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं बोल रही हूँ, आपकी बुक के क्वेश्चन के हिसाब से नहीं, इस बुक के इस क्वेश्चन के हिसाब से बोल रही हूँ। 1 अप्रैल 2011 का प्रीवियस ईयर क्या रहा होगा, दैट इज 2011-12, यानी 2011-12 में आपने लोन लिया। अब डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन, इसमें भी प्रीवियस ईयर निकालना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी डेट है 31 दिसंबर 2013, 31 दिसंबर 2013। इसका प्रीवियस ईयर क्या बनेगा 2013-14। ओके, लास्ट वाला पॉइंट पढ़ने से पहले मैं आपको जो अभी मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए थे, तो उसमें सबसे पहला स्टेप था कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड को जानो। अब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड को जानने के लिए मैंने क्या बताया था कि जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई, जैसे इस एग्जाम्पल में क्या हुआ, किस साल हुई 2013-14 में, उससे पहले के वो साल जब आपके पास लोन था, इंटरेस्ट पे करा, लेकिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई थी। लोन आपने कब लिया था, अभी हमने देखा 2011-12 में, तो 2011-12 में आपने लोन लिया, उसका इंटरेस्ट आपने 11-12 में भी पे करा, उसके बाद 2012-13 में भी पे करा। ओके, लेकिन 2013-14 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, इसलिए वो प्री कंस्ट्रक्शन में नहीं आ सकता। तो इसका मतलब पहली सिचुएशन के लिए आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड पूरे कंप्लीट 2 साल का है, 2011-12 एंड 2012-13। ओके, ये आपका पहला स्टेप हो गया। ओके, अब आगे देखते हैं क्या है। लास्ट पॉइंट दिया हुआ है लोन रीपेड, आपका करंट प्रीवियस ईयर। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से जो करंट प्रीवियस ईयर है वो है 2018-19, लेकिन आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि आपके लिए है 2019-20। ओके, सो आपके बुक में इस हिसाब से डेट्स बदली होंगी। लोन रीपेड अप टू 31 मार्च 2018, आपका करंट ईयर शुरू होने से पहले कितना लोन आप रीपे कर चुके हैं, सारा का सारा। इसका मतलब करंट ईयर में आपका कोई लोन नहीं है और कोई इंटरेस्ट आपने करंट ईयर में पे नहीं करा। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो सिर्फ हमें कैलकुलेट करना है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का, और चेक करना है कि क्या उसकी 5 किश्तें 2018-19 में फॉल कर रही हैं या नहीं। तो इसके लिए मैं पहले इसी का आंसर देखने के लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रही हूँ। सिर्फ पहले वाला आप देखिएगा, आपके मैंने अभी बताया 2 साल, कौन से 2 साल हैं आपके, दैट इज़ 2011-12 एंड 12-13, और दोनों का आपने दैट इज़ नोन एज द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, मैंने आपको बताया। अब आप फिर याद करिए, आपको मैंने सेकंड स्टेप क्या बताया था, दोनों का अलग अलग से इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। कितना था आपका लोन, दैट इज़ 2 lakhs। ओके, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था 12%, तो आपका अमाउंट कितना बन जाएगा 48,000। दैट विल कम टू, आप देख सकते हैं, दैट इज़ 2 lakhs का 12%, दैट कम्स टू 24,000 एक साल का, 24,000 दूसरे साल का, तो टोटल बन गया आपका 48,000। अब 48,000 को मैंने आपको कहा था कि आप एक बारी में राइट ऑफ नहीं करेंगे, आप इसको 5 इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दैट विल बी रिटर्न ऑफ इन द ईयर जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई। तो चेक करिए, इन्होंने 5 साल लिखे हैं, 2013-14, देन
14 15, 15 16, 16 17 एंड 17 18। और आपका करंट ईयर या करंट प्रीवियस ईयर इस 5 साल में फॉल नहीं करता। इसका मतलब करंट प्रीवियस ईयर में ना तो करंट ईयर का इंटरेस्ट होगा और ना ही प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट आप माइनस करेंगे, तो कुछ भी माइनस नहीं करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। सो दिस वाज योर फर्स्ट एक्सप्लेनेशन। नाउ वापस आते हैं क्वेश्चन पे, सेकेंड वाला। यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बोरोइंग है 1 अक्टूबर 2012। मैंने कहा साथ के साथ आप प्रीवियस ईयर देख लीजिए, दिस इज 2012-13। अब देखते हैं कंप्लीशन का ईयर कौन सा है। डेट है 31 मार्च 2014। प्लीज़ यहाँ पे ध्यान से ज़रा प्रीवियस ईयर देखिएगा। सो नाउ द प्रीवियस ईयर इज 2013-14, ओके। और इससे पहले का प्री कंस्ट्रक्शन ईयर कौन सा होगा, सिर्फ एक ही साल तो होगा, एंड दैट इज 2012-13, ओके। क्योंकि 13-14 में तो घर की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, वो तो हमें लेना नहीं, तो उससे पहले का है 2012-13। और करंट ईयर में क्या करंट ईयर का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे? यस, क्योंकि आपने करंट ईयर से पहले आधा लोन ही रीपे करा है, तो आधा 1 लाख रुपीज़ तो बचा हुआ है ना, तो 1 लाख का 12% कितना बना? 12,000। ये आप करंट ईयर का इंटरेस्ट आपका बनता है जो आप करंट ईयर में पे करेंगे। लेकिन अब उसके साथ साथ देखना पड़ेगा प्री कंस्ट्रक्शन का। क्या प्री कंस्ट्रक्शन की कोई इंस्टॉलमेंट 2018-19 में फॉल करती है, यानी आपके करंट प्रीवियस ईयर में फॉल करती है? उसको चेक करने के लिए दोबारा से मैं सोल्यूशन पे आ रही हूँ। चेक करिएगा, हमारा एक ही साल 2012-13, लेकिन उसमें भी पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं लेना, क्योंकि हमने तो लोन लिया 1 अक्टूबर को, तो कितना लेंगे? अक्टूबर से लेके मार्च तक का, इज़न्ट इट? तो 6 मंथ्स बने, तो 6 मंथ्स का 2 lakhs मल्टीप्लाई बाय 12/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12 कितना बना? 12,000। सिर्फ एक ही साल का, और वो भी 6 मंथ्स का आपका इंटरेस्ट बना प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का। तो टोटल तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि इस 12,000 को आप डिवाइड करेंगे 5 से, और आपकी पर इंस्टॉलमेंट अमाउंट आ गया 2,400। और अब 5 साल कैलकुलेट करेंगे। स्टार्ट कहाँ से होंगे? जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई, यानी 13-14 से लेके जब आप कैलकुलेट करेंगे वो ख़त्म हो रहे हैं 17-18 पे। इसका मतलब करंट प्रीवियस ईयर आपका इन 5 साल में नहीं आता। तो करंट प्रीवियस ईयर में इसका मतलब सिर्फ हम करंट ईयर का इंटरेस्ट जो 12,000 आपने पे करा, सिर्फ वही अलाउ करेंगे, माइनस करेंगे। प्रीवियस या प्री कंस्ट्रक्शन की इंस्टॉलमेंट हम माइनस नहीं करेंगे। Now we come to the last situation of this topic. Date of borrowing is 1 January 2014. अब जनवरी, फरवरी, मार्च जब भी हो ज़रा ध्यान से प्रीवियस ईयर कैलकुलेट करिएगा। इसका प्रीवियस ईयर क्या बना? 2013-14। लेकिन लोन आपने जनवरी में लिया बेटा, तो जनवरी से सिर्फ मार्च तक का बनता है, ओके। अब आगे आ जाइए, डेट ऑफ कंप्लीशन, दिस इज 30 जून 2015। तो 30 जून 2015 का आपका ईयर क्या बनेगा? 2015-16। तो सबसे पहले ज़रा प्री कंस्ट्रक्शन देखते हैं। प्री कंस्ट्रक्शन के लिए हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई 15-16 में, 2015-16 में। इसका मतलब उससे पहले का साल कौन सा होगा? 2014-15, ओके। हाँ, इसमें आपने लोन पे करा था, लेकिन घर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई थी। और क्या उससे पहले का साल भी आता है? यस, 2013-14, लेकिन सिर्फ 3 महीने के लिए। इज़ दैट क्लियर? सो ये हमारा, इसका मतलब 3 months ऑफ 2013-14 और पूरे साल का 2014-15, ये हमारा बनता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट का टाइम पीरियड। लेकिन हम देख लेते हैं पहले करंट ईयर का भी। करंट ईयर के लिए ज़रा ध्यान से देखिएगा। इन्होंने कहा कि आपने लोन रीपे जो करा है इस साल के शुरू होने से पहले, वो कितना पे करा था? 1/4। सो 2 lakhs का आप 1/4 कैलकुलेट कर लीजिए, ओके। उसको आप माइनस कर देंगे तो 1/4 बनता है आपका 50,000।
तो इसका मतलब इस करंट प्रीवियस ईयर के शुरू होने पर अप्रैल में आपके पास कितना लोन था? 1,50,000 का। ओके, लेकिन यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही बात, आगे देखिए ज़रा। उसके बाद आपने 1 अक्टूबर को और 50,000 रीपे कर दिया, 50,000 और रीपे करा। सो इसका मतलब करंट ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आप इसको 2 पार्ट्स में कैलकुलेट करेंगे। पहले 6 मंथ्स, अप्रैल से लेके सितंबर तक, आप कैलकुलेट करेंगे 12% ऑन 1,50,000 फॉर 6 मंथ्स। सो फॉर्मूला लगेगा 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 12/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12। एक तो ये इंटरेस्ट, और अब उसके बाद अक्टूबर से मार्च तक जो 6 मंथ्स हैं उसमें आपका लोन का अमाउंट फिर डिफरेंट है। नाउ इट इज़ 1,50,000 में से 50,000 और आपने रीपे कर दिया, इट इज़ 1 लाख। सो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 12/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12। अब ये जो 2 इंटरेस्ट निकलेंगे इनका आप टोटल करेंगे और ये आपके करंट ईयर का इंटरेस्ट है जो आप ज़रूर माइनस करेंगे। अब बात करते हैं प्री कंस्ट्रक्शन की। प्री कंस्ट्रक्शन का मैंने कहा 3 मंथ्स 2013-14 के और 14-15 का पूरा साल। इसकी कैलकुलेशन कैसे करी है ज़रा देखते हैं। देखिए ज़रा, 2013-14 का आपका जो इंटरेस्ट और 2014-15 का पूरे साल का इंटरेस्ट जो बनता है दैट कम्स टू टोटल 30,000। 3 महीने का और पूरे 12 महीने का आपका जो टोटल बनता है दैट इज़ 30,000। लेकिन इसको कितनी इंस्टॉलमेंट्स में हम माइनस करेंगे? इन 5। सो डिवाइड बाय 5, हाउ मच इट कम्स टू? 6,000 पर ईयर। और ये साल कहाँ से शुरू होंगे? जब आपके घर की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है। सो 2015-16, 16-17, 17-18, 18-19 एंड 19-20। यस, आपका प्रीवियस ईयर भी इसमें फॉल करेगा। तो इस साल आप दोनों चीज़ें, आप करंट ईयर का इंटरेस्ट भी माइनस करेंगे और साथ ही साथ आप प्री कंस्ट्रक्शन का 6,000 भी माइनस करेंगे। So this is how we have to calculate the pre-construction and the current year interest, and we have to deduct it from the annual value with the standard or statutory deduction, और उसके बाद हमारे पास आएगी income from house property। ये था let out house property की deductions। Now I'm coming to the next topic, and that is the self-occupied house property। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी बड़ी सिंपल है कि जिस पे आपने कोई फ़ायदा नहीं लिया, पूरा साल खाली रही, आप पूरा साल उसमें आप खुद रहे, आपने अपने रहने के लिए रखा, लेकिन आप बाहर कहीं जॉब करते थे इसलिए रह नहीं पाए। एनीवे, ओके। सो अर्लियर हमारी एक हाउस प्रॉपर्टी पे हमें बेनिफिट मिलता था, लेकिन करंट ईयर से 2019-20 से अब आपको 2 हाउस प्रॉपर्टी पे ये बेनिफिट मिलना शुरू हो गया है। लेकिन अब क्या बेनिफिट मिलता है? दैट इनकी एनुअल वैल्यू मानी जाती है निल। ओके, तो इसका मतलब यहाँ तो कुछ भी हम आगे कैलकुलेशन नहीं करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आपका ये जो निल वैल्यू आई है, एनुअल वैल्यू, ठीक है, इसमें से आप एक डिडक्शन माइनस करते हैं, सिर्फ एक, और वो कौन सी है? दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन लोन। और इंटरेस्ट ऑन लोन बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट करते हैं जैसे अभी मैंने आपको बताया करंट ईयर का और आपका दैट इज़ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का। लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है कि आपके लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के केस में देयर इज़ नो लिमिट ऑन द डिडक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑन लोन। जितना भी बनता है सारा माइनस करेंगे, बट इन केस ऑफ द सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी यहाँ पे आपकी लिमिट है। अब वो लिमिट कुछ कंडीशंस के साथ भी है, वो हम यहाँ पे आगे आपको जो है हम इसको डिस्कस करेंगे। सो अब वो जो आपकी लिमिट्स हैं वो क्या हैं, ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है। पहला पॉइंट है वेयर सच प्रॉपर्टी हैज़ बीन एक्वायर्ड। कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं? जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। हैज़ बीन एक्वायर्ड, कंस्ट्रक्टेड, repaired, renewed, reconstructed with a capital borrowed on or before 31st March 1999. The maximum limit for the deduction of the current year or pre-construction is total 30,000. इससे ज़्यादा आप निल में से माइनस नहीं कर सकते। सेकेंड है where such property has been repaired, renewed,
reconstructed with the capital borrowed after 31st March 1999. लेकिन ध्यान से देखिए, हमने वर्ड यहाँ पे एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्शन जो है विड्रॉ कर लिया. ओके, सो अभी हम 3 पर्पस ले रहे हैं, रिपेयर्ड, रीन्यूड या रिकंस्ट्रक्टेड. हमने परचेज नहीं लिया, हमने कंस्ट्रक्शन नहीं लिया, और आपने जो लोन लिया है वो कब लिया है? 31st मार्च 1999 के बाद. अगेन द लिमिट इज़ 30,000. ओके, तो नील में से आप 30,000 तक मैक्सिमम माइनस करेंगे. लेकिन अब आगे देखिए, ये लिमिट आपकी बढ़ सकती है. वेयर सच हाउस प्रॉपर्टी इज़ एक्वायर्ड. एक्वायर्ड मतलब आप इसको जब खरीदते हैं. और दूसरा कंस्ट्रक्शन. अब रिपेयर की बात नहीं कर रहे, रिन्यूअल की बात नहीं कर रहे. 2 पर्पस हमने क्या कहा? या तो घर आपने खरीदा या आपने उसको कंस्ट्रक्ट करवाया, जो आपने सेल्फ ऑक्यूपाई करा है बाद में. ओके, और इसका मतलब पहली कंडीशन तो यही हो गई. और आपने जो लोन लिया है वो है 31st मार्च 99 के बाद लिया. दिस इज़ द सेकेंड कंडीशन. अब एक और कंडीशन है कि ये जो आपने लोन लिया है, ओके, 31st मार्च 99 के बाद, याद रखिए लोन लेने वाले साल के बाद के 5 साल के अंदर इस घर की कंस्ट्रक्शन और परचेज की फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो जानी चाहिए. विद इन 5 years, दैट इज़ आफ्टर द ईयर जिसमें आपने लोन लिया. तो ये 3 कंडीशंस आए. अगेन रिपीट, या तो परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए, ओके, लोन लिया 31st मार्च 99 के बाद, और जिस साल आपने लोन लिया है उसके बाद के 5 साल के अंदर इसकी घर की कंस्ट्रक्शन या परचेज की फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो जानी चाहिए. देन द लिमिट विल बी इंक्रीज्ड और इट विल बी रेज्ड फ्रॉम 30,000 to 2 lakhs. सो अब आपको नीचे ये यहाँ पे प्रोफॉर्मा दिया गया है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के जो है इनकम या लॉस को कैलकुलेट करने का. ओके, सो दिस इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू विल बी निल, म्युनिसिपल टैक्सेस निल, एनुअल वैल्यू निल, स्टैंडर्ड डिडक्शन निल. ओके, इंटरेस्ट ऑन लोन 30,000 या 2 lakhs अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस. हम माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? अगर माइनस करेंगे, लॉस. और इस लॉस को आप अगर कोई और हाउस प्रॉपर्टी है उसकी इनकम में से आप एडजस्ट कर सकते हैं. ओके, सो इतना ही अभी हम फ़िलहाल डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग योर इंटरेस्ट ऑन लोन. ओके, सो रिमेनिंग जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक्स में जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपका दैट इज़ रेंट रिसीव्ड इन एरियर्स और अनरियलाइज्ड रेंट रियलाइज्ड. ओके, एंड देयर आर अ फ्यू that is your deductions. So I come back now, that is the next topic जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है rent received in arrears और unrealized rent realized. Yes, आपका किराएदार ने कुछ महीनों से किराया नहीं दिया लेकिन वो देने के कैपेबल था, तो उसने बाद में आपको उसको एरियर के रूप में दे दिया. नो प्रॉब्लम, आप उसको जिस साल भी आपको वो एरियर मिलेगा उस साल की इनकम में इंक्लूड करेंगे. ओके, ऐसे ही अनरियलाइज्ड रेंट, किसी साल में आपने उसको अनरियलाइज्ड मान के माइनस कर दिया था, अपनी इनकम में से माइनस कर दिया, डिडक्ट कर दिया. अब वो आपका अनरियलाइज्ड रेंट आपका वो किराएदार देने को तैयार है, तो जिस साल भी आपको ये रिकवर होगा उस साल के आप इसको इनकम में लेंगे, बिल्कुल लेंगे. लेकिन ये दोनों इनकम्स को जब भी आप लेंगे तो इसमें से एक स्टैट्यूटरी डिडक्शन 30% माइनस ज़रूर करेंगे. और ये आपका एक्सप्लेन करा गया है इलस्ट्रेशन 17 में, देख सकते हैं. अ डिडक्शन ऑफ 50,000 वॉज अलाउड टू मिस्टर एक्स. ओके, दिस वॉज इसने माइनस करा हुआ था अनरियलाइज्ड रेंट के तौर पे 50,000. अब करंट प्रीवियस ईयर में, जो कि थोड़ा सा डिफर करेगा आपकी बुक और इसमें से, ठीक है. सो लेकिन बेसिक पर्पज़ है कि समझना. ओके, सो 40,000 उसमें से आपको रिकवर हो गया, और इसको रिकवर करने के लिए आपने 10,000 के खर्चे करे, तो 10,000 पे तो क्रॉस कर देना. ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इररेलेवेंट है. हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो है 40,000 जो हमें हमारे करंट प्रीवियस ईयर में मिला. यस, ये आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में करंट ईयर में आएगा, लेकिन सारा नहीं आएगा. कितना आएगा? 40,000 में से माइनस करेंगे आप इसका 30%, यानी 12,000 माइनस करेंगे एंड रिमेनिंग 28,000 विल बिकम टैक्सेबल. ओके, नाउ एरियर की बात करते हैं. इलस्ट्रेशन 18 आपकी बेस्ड है आपके एरियर पे. अगेन आई टेल यू, ये
ईयर्स आपकी बुक में थोड़े बदले होंगे, लेकिन आपको यहाँ से समझ आ जाएगा और आपकी बुक में आपको सेम ईयर मिलेंगे जो आपके होने चाहिए. सो मिस्टर ए let out a house to Mr. B on 1st April 2011 और किराया उस समय क्या था 3000 पर मंथ, और उस समय जो एग्रीमेंट करा गया वो 5 साल का किया गया. ओके, सो 2011-12 से शुरू होके आपका ये एग्रीमेंट चलता रहा. तो ज़रा 5 साल देख लेते हैं. 2011-12, 2012-13, देन 13-14, देन 14-15 एंड 15-16. तो 15-16 में आपका ये एग्रीमेंट ख़त्म हो जाना था. नाउ व्हाट हैपेंड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द 5 years, मिस्टर बी रिफ्यूज टू वेकेट द हाउस. उसने घर खाली करने से मना कर दिया. तो अब क्या किया, मिस्टर ए फाइल्ड अ सूट टू गेट द हाउस वेकेटेड, और उस पर खर्चे भी करे उसने 1000 के. अगेन खर्चे हमारे लिए इररेलिवेंट हैं, आप इसको क्रॉस कर देना. लेटर ऑन मिस्टर ए एग्रीड टू रीन्यू द टेनेंसी फॉर 5 years. ओके, बाद में एग्रीमेंट दोबारा हुआ 5 years के लिए. दोबारा से आपकी टेनेंसी जो है रीन्यू हो गई, लेकिन बैक डेट से हुई. जब पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ उसके अगले साल से. तो आपका पहले वाला कब ख़त्म हुआ था 2015-16 में. तो कब से आपकी नया एग्रीमेंट शुरू हुआ 2016-17 के अप्रैल से. सो विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2016. और कंडीशन क्या हुई कि हम ये मान के चलेंगे कि अब आपका जो किराया है दैट विल बी 4000 रुपीज़ पर मंथ. तो 4000 रुपीज़ पर मंथ करंट ईयर में तो हमें मिल जाएगा, देयर इज़ नो प्रॉब्लम. ये पिछले कितने साल हैं हमारा करंट ईयर इस क्वेश्चन के हिसाब से वो है 2018-19. तो पिछले के कितने साल रह गए 2016-17 और 2017-18. 2 years, 2 साल हमें 3000 रुपीज़ पर मंथ तो मिला, क्योंकि वो देता रहा हमें किराया, वो देता रहा. लेकिन हम तो क्या मान रहे हैं कि हमें मिला 4000 के हिसाब से. इसका मतलब 1000 पर मंथ. 4000 माइनस 3000 1000 आया ना. 1000 पर मंथ जो हमें नहीं मिला वो अब हमारे को 2 साल का वो इकट्ठा करके अब पे करेगा, और उसको हम इस बार क्या कहेंगे एरियर ऑफ रेंट. सो इज इट क्लियर. सो निकालते हैं ज़रा एरियर ऑफ रेंट क्या बनेगा. 2016-17 का 12 महीने का 1000 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना बना 12000. इसी तरह से 2017-18 का दैट इज़ 1000 मल्टीप्लाई बाय 12, isn't it? 24 मंथ्स हो गए ना. 2 साल का मतलब 24 मंथ्स. सो 24 इंटू 12 24 मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लीजिए, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 24000. एरियर का अमाउंट है 24000. ओके, अब लेकिन हमने एरियर ऐसे नहीं लेना. कितना लेंगे 24000 माइनस उसका करेंगे 30% और 7200 माइनस करेंगे, और कितना इंक्लूड करेंगे 16800. लेकिन कहाँ पे करेंगे, पहले करंट ईयर की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो निकाल लें. तो करंट ईयर की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने के लिए किराया हमें पता है 4000 पर मंथ, और देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है. मिस्टर ए पेड द फॉलोइंग अमाउंट्स. हाउस टैक्स, हाउस टैक्स का मतलब है म्यूनिसिपल टैक्स, तो ये हम माइनस करेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से. इंश्योरेंस प्रीमियम क्रॉस कर दो, ग्राउंड रेंट क्रॉस कर दो, क्योंकि ये दोनों खर्चे हम माइनस नहीं करते, क्योंकि इसके बदले हमें मिलती है 30% की स्टैट्यूटरी डिडक्शन. सो कैलकुलेट करते हैं. ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कोई और इन्फॉर्मेशन तो है ही नहीं. तो 4000 मल्टीप्लाई बाय 12 48000 माइनस करा म्यूनिसिपल टैक्सेस, एनुअल वैल्यू आ गई 42000. उसका हमने लिया 30% माइनस किया, और आपके पास आ गया करंट ईयर का, करंट घर का दैट इज़ 29400 वैल्यू, जिसमें हम ऐड करेंगे वो एरियर 16800 का, और टोटल आ गई आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू कंसिडर योर अनरियलाइज्ड रेंट एंड एरियर ऑफ रेंट. अब कुछ एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. जैसे ये आपका इलास्ट्रेशन 22 है. मिस्टर ए हैज़ 4 हाउसेस, 4 घर हैं. पहला घर, और सबकी आपको दी हुई है म्यूनिसिपल वैल्यूएशन
10,000, 8,000, 6,000, 6,000. He lives in the first house, सेल्फ ऑक्यूपाइड, वैल्यू हो गई नील. सेकेंड हाउस देखिए ध्यान से, ही रन्स हिज बिजनेस, अपना बिजनेस चला रहा है, किराए पे नहीं दिया. सो ये आपका यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कंसिडर ही नहीं होगा. ये मैंने आपको पहले दिन बताया था जब हमने ये चैप्टर शुरू किया. सो ये कहाँ कंसिडर होगा? बिजनेस हेड में. सो ये आपकी वैल्यू भी हो जाएगी नील. अब आ जाइए, नेक्स्ट है आपका दिस इज द थर्ड हाउस वॉज लेट आउट फॉर ₹400 पर मंथ. यस, इसकी कैलकुलेशन हम कर लेंगे. ओके उसके बाद अ लोन वॉज टेकन ऑन फर्स्ट अप्रैल 2013. कौन सा साल है? 13-14. ओके, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फोर्थ हाउस, जो फोर्थ घर है उसके लिए आपने लोन लिया. द कंस्ट्रक्शन ऑफ विच बिगैन ऑन 1 मई 2013. ये हमें नहीं चाहिए. हमें क्या देखना होता है? किस साल घर की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है. लोन तो हमने लिया था 2013-14 में, घर की कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुई? 31 जनवरी 2015 को, यानी ईयर हो गया 2014-15. ये कहीं ना कहीं इंटरेस्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वाले पॉइंट्स आ रहे हैं. ओके सो देखो ज़रा, आपने घर की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है 2014-15. ओके और आपने लोन लिया था दैट इज़ 13-14 में. तो पूरा एक साल का आपका बनता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट, जिसको आप 5 इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड करोगे और फिर आप चेक करोगे कि क्या आपका करंट प्रीवियस ईयर 2018-19 उसमें फॉल करता है. अगर करता होगा तो आप उसको माइनस करेंगे और वो फॉल करता है. ओके आगे हम थोड़ा देखेंगे. This fourth house was let out on 1st February 2015 at the rate of that is 600 per month. ओके 600 पर मंथ के हिसाब से ये आपने तब से किराए पे दिया हुआ है. तो करंट ईयर में हमें किराया पता चल गया कितना होगा, 600 मल्टीप्लाई बाय 12 एंड दैट कम्स टू 7,200. ओके और देखते हैं, फॉर द प्रीवियस ईयर 2018-19 the interest paid by him in respect of the loan amounted to ₹800, and for the previous year 2013-14, 14-15 the interest paid has been 1,500 and 1,400. अब देखो ज़रा बच्चे, करंट ईयर का आपको इंटरेस्ट दिया हुआ 800, ये तो हम सारा का सारा माइनस करेंगे. ओके लेकिन अब हमें प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हमारा क्या था? इट वॉज ओनली 1 ईयर. कौन सा? 2013-14. ओके 2014-15 नहीं, 13-14. ओके सो 2013-14 जिस साल हमने लोन लिया लेकिन घर की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई, उस साल का जो हमारा इंटरेस्ट बनता है दैट कम्स टू 1,500. लेकिन इंटरेस्ट प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का एक बारी में आप माइनस नहीं करते. माइनस करने के लिए आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 5 से. तो 1,500 डिवाइडेड बाय 5 इट कम्स टू 300. तो करेंट प्रीवियस ईयर में आप 800 और 300 प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का माइनस करेंगे अपनी फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी में से. लेकिन ये 1,400 जब आपके घर की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई थी, इसका आप कुछ भी नहीं करेंगे, इसको क्रॉस कर देंगे. ओके सो अब जो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है आगे देखते हैं. म्युनिसिपल टैक्सेस वर असेस्ड एंड पेड 10% ऑफ. हर एक घर की म्युनिसिपल वैल्यू पहली लाइन में दी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम अब इसका 10% ले लेंगे और माइनस करेंगे एज म्युनिसिपल टैक्सेस. तो ज़रा चेक करते हैं. देखिए ज़रा सोल्यूशन में, पहली हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू नील बिकॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड है. दूसरा ओन बिजनेस है, नील. थर्ड में आप देखिए ज़रा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज एक्सपेक्टेड रेंट. थर्ड घर की वैल्यू क्या दी हुई है एक्सपेक्टेड रेंट की? 6,000. और एक्चुअल रेंट कितना है? दैट इज़ 4,800. 400 पर मंथ है ना बेटा, 400 इंटू 12 दैट कम्स टू 4,800. विच एवर इज़ मोर? 6,000. अब म्युनिसिपल वैल्यू का ही 10% म्युनिसिपल टैक्स होगा, यानी 6,000 का 10% 600 माइनस किया. ओके एनुअल वैल्यू आ गई और इसमें से एक डिडक्शन आपने ज़रूर माइनस करनी है, स्टैट्यूटरी डिडक्शन. 30% ऑफ 5,400. ये कितना बना? 1,620 माइनस किया और एनुअल वैल्यू आ गई आपकी
थर्ड हाउस प्रॉपर्टी की। अब फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी, फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी का अगेन वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू है 6,000 और 7,200, विच एवर इज मोर इज 7,200। 7,200 में से माइनस करेंगे 6,000 का 10% म्यूनिसिपल टैक्सेस 600, एनुअल वैल्यू आ गई 6,600। अब आप माइनस करेंगे एक तो ज़रूर स्टैट्यूटरी डिडक्शन 6,600 का 30%, और वो कितना बनेगा 1,980। और दूसरा हमने क्या अभी डिस्कस किया था, करंट ईयर का सारा इंटरेस्ट 800 और आपके प्रीवियस यानी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट दैट इज़ 300, ये माइनस किया और आपके पास आंसर आ गया। सबका टोटल करेंगे और आपके पास आ जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लास्ट इलस्ट्रेशन करेंगे जिसमें आपका काफ़ी पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। A is the owner of the house property in Delhi. Its municipal value is 75,000. Fair rental value is 1 lakh. Standard rent भी दिया है 90,000. तो expected rent आप निकाल लेंगे। ओके, एक्सपेक्टेड रेंट आपका जो बनेगा वो आप देख सकते हैं, दैट इज़ 75,000 और 1 लाख, विच एवर इज़ मोर इज़ 1 लाख। 1 लाख और 90,000 which ever is less is 90,000. This is your expected rent. Okay. Now next हम बात करते हैं, it has been let out for 90,000. 90,000 इसका किराया है पूरे घर का। लेकिन आगे देखते हैं, म्यूनिसिपल टैक्स जो पेबल बाय द ओनर है दैट इज़ 10,000. But the landlord has taken an agreement from the tenant stating that the tenant would pay it the tax directly. So इसका मतलब ये जो 10,000 का जो टैक्स है म्यूनिसिपल टैक्स, इट इज़ पेड बाय द टेनेंट, हम इसको माइनस यहाँ पे नहीं करेंगे। आगे देखते हैं, द लैंडलॉर्ड however bears the following expenses on the tenant's amenities under an agreement. Okay, so हमने शुरू में जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था, आई टोल्ड यू अबाउट समथिंग दैट इज़ डी फैक्टो रेंट. यस, यानी एक्चुअल किराए में से फैसिलिटीज़ का जो किराया है वो आप माइनस कर देंगे। तो आप चेक करेंगे, नीचे सॉल्यूशन में दिया भी हुआ है, दैट इज़ 90,000 में से आप माइनस करेंगे, जो 90,000 किराया है ना उसमें से आप माइनस करेंगे वाटर चार्जेस, लिफ्ट मेंटेनेंस, लाइटिंग ऑफ स्टेयर्स और गार्डनर सैलरी के अमाउंट को। और हमारा अब एक्चुअल किराया जो बचा है वो है 86,000 और इसको हम एक नाम से पुकारते हैं और वो है डी फैक्टो रेंट. सो 86,000 हमारा डी फैक्टो रेंट है और हमारा एक्सपेक्टेड रेंट कितना है बेटा, दैट इज़ 90,000. सो विच एवर इज़ मोर विल बी कंसिडर्ड एज द ग्रॉस एनुअल वैल्यू. सो द ग्रॉस एनुअल वैल्यू कम्स टू 90,000, जिसमें से हम माइनस नहीं करेंगे, नील माइनस करेंगे म्यूनिसिपल टैक्सेस बिकॉज इट इज़ पेड बाय द टेनेंट. हमारे पास सेम आंसर 90,000 आ गई एनुअल वैल्यू, जिसमें से एक डिडक्शन हम हमेशा माइनस करते हैं और वो कौन सी है, 30% ऑफ एनुअल वैल्यू. तो 90,000 का लेंगे 30% एंड इट कम्स टू 27,000, माइनस करेंगे और आपके पास आ जाएगी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम house property. So this was all regarding this chapter, that is income from house property. So kindly revise it. Thank you.